Assalamu alaikum students. Hopefully you all will be fine. Today we are going to discuss ICAP Circular 7 which has been issued in May 2024 regarding IS 12 application guidance on accounting for minimum taxes and final taxes. ठीक है, तो अभी जो 30 जून 2024 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पाकिस्तान में बनने जा रही हैं जो कि लार्ज साइज़ क्लाइंट्स, पब्लिक इंटरेस्ट कंपनीज़, लिस्टेड कंपनीज़ जो हैं उन पर ये एप्लीकेबल होगी। ठीक है, और जो स्मॉल साइज़ कंपनीज़ हैं उनको इसकी एग्जेम्पशन है, वो मतलब ये गाइडेंस उन पर एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, इससे पहले TR 27 होती थी, टेक्निकल रिलीज़ 27, जो कि हमें गाइड करती थी कि आपने इनकम टैक्सेस को, फाइनल टैक्सेस को कैसे ट्रीट करना है, उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रेजेंटेशन और उनकी वैल्यूएशन कैसे करनी है, वो विड्रॉन हो गई है इस गाइडेंस के आने से, क्योंकि ये गाइडेंस एक कॉम्प्रिहेंसिव गाइडेंस है और काफ़ी पॉइंट्स मतलब आलमोस्ट ऑल एरियाज़ को कवर करती है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एक दफ़ा बैकग्राउंड क्लियर कर दूं कि इसका बैकग्राउंड क्या है, मतलब इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई। ठीक है, आप लोग सब जानते हैं कि इससे पहले जो इस गाइडेंस के आने से पहले हम इस तरह करते थे कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स फाइंड करते थे। ये उसी तरीके से आता था, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ सेल और जो है एडमिन एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाता था। ठीक है, उसमें से फिर हम टैक्स की फिगर माइनस करते थे, जो कि हमें क्लाइंट का टैक्स डिपार्टमेंट प्रोवाइड करता था। ऑडिट फॉर्म वाले जो हैं उसको अपने ऑडिट फॉर्म टैक्स अपने टैक्स सेक्शन से इसको वेट भी करवा लेते थे और इसको इनकॉर्पोरेट कर देते थे। ठीक है, अब टैक्स वाले इसको कैसे करते थे, वो इसको ऐसे करते थे, हायर ऑफ लेते थे मिनिमम टैक्स का, अल्टरनेट कॉर्पोरेट टैक्स का, और जो कि इनका नॉर्मल टैक्स विच इज़ बेस्ड ऑन टैक्सेबल प्रॉफिट होता था उसका। ठीक है, आप लोग सब जानते हैं कि अगर कोई कंपनी है, मतलब अगर वो लॉसेस में है लेकिन जिसकी वजह से उस पर नॉर्मल टैक्स तो नहीं बन रहा लेकिन मिनिमम टैक्स बन रहा है अंडर सेक्शन 113, तो वो उस पर एप्लीकेबल होता था। हम वो टैक्स इधर से माइनस कर देते थे, हमारे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाता था। अब ये गाइडेंस हमें सिर्फ यही बता रही है कि आपने जो टैक्स की फिगर इधर से माइनस करनी है ना, इसकी एक तो प्रेजेंटेशन में मतलब फ़र्क होगा। जो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की प्रेजेंटेशन थी, पहले हम सिंपल ये माइनस कर देते थे, तो अभी गाइडेंस आप कह रही है कि नहीं, आपने इसको माइनस मतलब इस तरह नहीं करना, आपने इसकी बाइफर्केशन देनी है। किस में कि इसमें से इनकम टैक्स कितना है, इसमें से मिनिमम टैक्स कितना है, ठीक है, और फाइनल टैक्स कितना है। इसके लिए गाइडेंस हमें 2A और B अप्रोचेस देती है। ठीक है, जो कि कंपनी ने एज ए अकाउंटिंग पॉलिसी ऑनवर्ड कंसिस्टेंटली अप्लाई करना होगी। ठीक है, तो ऑनवर्ड लेक्चर्स में हम इसको अप्रोच A और B के नाम से मतलब पढ़ेंगे इसको, या अप्रोच 1 और 2 जो आपको सही लगे। ठीक है, तो आइए हम चलते हैं, सबसे पहले इसका बैकग्राउंड देखते हैं कि बैकग्राउंड क्या है। ठीक है, आपको पता है कि IS 12 जो है वो, इसका नाम है IS 12 इनकम टैक्स, मतलब ऐसा टैक्स जो इनकम पर एप्लीकेबल हो। ठीक है, और इनकम कैसे आती है, आपको पता है कि रेवेन्यू लेस एक्सपेंसेस, उसके बाद जो फिगर आई प्रॉफिट की, उस पर टैक्स जो लगे टैक्स रेट के हिसाब से, तो वो इनकम टैक्स है। लेकिन जो ये मिनिमम टैक्स है, ठीक है, और जो फाइनल टैक्स है, आपको पता है ये मिनिमम टैक्स हम लेते हैं 1.25% ऑफ टर्नओवर। ठीक है, और जो फाइनल टैक्स है वो हम 1% या इससे ज़्यादा मतलब ग्रॉस रिसीट्स का लेते हैं, जो कि प्रोसीड रियलाइजेशन के टाइम पे बैंक हमसे डिडक्ट कर लेता है। ठीक है, तो ये देखें, ये जो टैक्सेस हैं मिनिमम टैक्स और फाइनल टैक्स जो है, ये प्रॉफिट्स पे नहीं लग रहे, ये बल्कि एक स्ट्रेट रिसीट की फिगर पर एप्लीकेबल अप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो IS 12 कहता है कि ये मेरी डोमेन में ही नहीं है, मतलब ये जो फाइनल टैक्स और मिनिमम टैक्स है ये डोमेन से निकल गए हैं, IS 12 की डोमेन से। वो कहते हैं कि ये बेसिकली लेवीज़ हैं। ठीक है, जिन पर एप्लीकेबल क्या है, इफ्रिक 21/IS 37। ठीक है, प्रोविंस, बेसिकली ये लेवीज़ हैं जो मिनिमम टैक्स और फाइनल टैक्स हैं। बाकी जो इनकम टैक्स है ना, जो प्रॉफिट की बेस पे बन रहा है, टैक्सेबल प्रॉफिट्स की बेस, वो आपका टैक्स है। ठीक है, तो अभी मैंने आपको एक बैकग्राउंड इसका दे दिया कि मतलब डिफरेंस क्या होने वाला है। डिफरेंस यही है कि जो इनकम टैक्स होगा हमने उसकी बाइफिकेशन अलग करनी है। ठीक है, मिनिमम टैक्स होगा उसको अलग दिखाना और फाइनल टैक्स को अलग शो करवाना है। ठीक है,
तो आइए हम एक दफ़ा स्लाइड्स पे चलते हैं और इसको मज़ीद क्लियर करते हैं। ठीक है, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या है कि पहले जो फाइनल टैक्स होता था वो मतलब हम माइनस कर देते थे स्ट्रेट फिगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से इनकम टैक्स। अब वह ऐसा नहीं करना, बल्कि उसको हमने अंडर इफ्रिक 21 लेवी ट्रीट करना है। ठीक है, और जो डेफर टैक्स होता था पहले हम वो कैसे कैलकुलेट करते थे फाइनल टैक्स के सिलसिले में, उसमें हम ये करते थे कि प्रो रेटा बेसिस पे TR 27 हमें गाइडेंस देती थी कि आप प्रो रेटा बेसिस पे करो। ठीक है, मतलब एक प्लांट एंड मशीनरी है जो कि लोकल सप्लाई के लिए भी यूज़ हुआ है और उसके लिए फाइनल सप्लाई के लिए मतलब एक्सपोर्ट्स के लिए भी यूज़ हुआ है। तो उस टाइम हम ये करते थे प्रो रेटा बेसिस पे, जब टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस और डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंसेस निकालते थे तो हम उस प्लांट की वैल्यू को बाइफरकेट कर देते थे ऑन द बेसिस ऑफ रेवेन्यू कि इतना परसेंट एक्सपोर्ट के लिए यूज़ हुआ है ये प्लांट और इतना परसेंट नॉर्मल सप्लाई के लिए। तो लिहाजा जो नॉर्मल सप्लाई से रेलिवेंट डेफर टैक्स होता था उसको हम रिकग्नाइज़ करते थे और बाकी जो पोर्शन था उसको हम रिकग्नाइज़ नहीं करते थे क्योंकि वो फाइनल टैक्स था, मतलब फुल एंड फाइनल डिस्चार्ज ऑफ लाइबिलिटी। लेकिन अब इस तरह नहीं है, अब उसको हमने लेवी ट्रीट करना है, तो लिहाजा उसकी जो डेफर टैक्स की इम्प्लीकेशन होगी वो भी चेंज होगी। करंट टैक्स की इम्प्लीकेशन उसकी क्या चेंज हुई है कि हमने उसको लेवी में दिखाना है, ठीक है, एज ए ऑपरेटिंग एक्सपेंस दिखाना है। और डेफर टैक्स की क्या उसकी इम्प्लीकेशन है कि अब हमने वो जो है ना मतलब उसको प्रोरेटा बेसिस पे नहीं करना, बल्कि ये जूम करना है कि प्लांट कम्प्लीटली यूज़ हुआ है लोकल सप्लाई के लिए। क्योंकि आपको पता है कि अब जो एक्सपोर्ट्स हैं फाइनेंस एक्ट 2024 में जो कि एप्लीकेबल होगा टैक्स ईयर 2025 के लिए, उसमें एक्सपोर्ट्स को मिनिमम टैक्स रिजीम में उसको डाल दिया गया है। पहले ये फाइनल टैक्स में था। ठीक है, मतलब जो सेक्शन 154 एक्सपोर्ट्स का, उसमें ये मेजर चेंज आई है। एक्सपोर्टर्स जो हैं अब वो टैक्स होंगे अंडर मिनिमम टैक्स रिजीम, ना कि फाइनल टैक्स रिजीम। लेकिन चूंकि हम 2024 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने जा रहे हैं, ठीक है, कंपनी ने अपनी पब्लिश करनी है, तो लिहाजा उन पे तो अभी जो 23 का फाइनेंस एक्ट है वही एप्लीकेबल होगा और उसमें अभी वो फाइनल टैक्स ही है। लेकिन जो उसका डेफर टैक्स होगा वो हमने एज़ पर न्यू प्रोनाउंसमेंट ही रिकॉर्ड करना है। क्योंकि आपको पता है जो फाइनेंस एक्ट आया है ये आया है 12 जून को गालबन, ठीक है, 2024 को, और हमारी फाइनेंशियल पोजीशन की डेट है या रिपोर्टिंग पीरियड की एंड डेट है वो 30 जून 2024 है। मतलब ये एक एडजस्टिंग इवेंट है 12 जून को जो हो गया, इसकी कंडीशंस एग्जिस्ट कर रही थी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन डेट पे, लिहाजा हम इसको एक एडजस्टिंग इवेंट लेकर चलना चाहिए इसको। ठीक है, और हमने जो ऑनवर्ड डेफर टैक्सेशन जो राइज होगी वो हमने अपनी न्यू प्रोनाउंसमेंट के मुताबिक ही करना है। ठीक है, तो चलते हैं। ठीक है, अब ये हमें बता रहे हैं कि कंपैरिजन ऑफ मिनिमम टैक्सेस का और कॉर्पोरेट टैक्सेस का जो हम करते हैं, मतलब जो टैक्स वाले हमें फिगर देते हैं टैक्स की, जिसमें से हमने हायर ऑफ सेलेक्ट करना होता है, उसको ये हाइब्रिड टैक्सेस कह रहे हैं। ठीक है, उसमें ये कह रहे हैं कि जो इनकम से रेलिवेंट टैक्स होगा उसको हमने S12 में रिपोर्ट करना है और बाकी जो होगा उसको हमने IFRIC 21 में रिपोर्ट करना है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद वो कह रहे हैं कि मिनिमम टैक्स के दो सिनेरियोज हो सकते हैं कि एक मिनिमम टैक्स वो है जो अंडर सेक्शन 113 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस लगे और बाकी अदर्स कौन से हैं कि जैसे कोई एक सर्विस प्रोवाइडर है और वो 153(1)(c) में टैक्सेशन हो रही है तो उसके लिए भी टैक्स मिनिमम होता है। ठीक है, तो ये मिनिमम टैक्स के सिनेरियो है। अच्छा, पहले इसके बारे में बताते हैं कि प्रीवियसली मिनिमम एंड फाइनल टैक्स इज प्रेजेंटेड एज इनकम टैक्स विद इन द स्कोप ऑफ IS12। ठीक है, लेकिन अब ऐसा नहीं है क्योंकि ऐसे टैक्स जो कि टैक्सेबल प्रॉफिट की बेस पर होंगे सिर्फ IS12 की डोमेन में वही होंगे, बाकी जो हैं वो लेविस की डेफिनेशन में जाएंगे जो कि रिसीट्स पर एप्लीकेबल हो रहे हैं, जैसे कि मिनिमम टैक्स है, आपका फाइनल टैक्स है, ये टैक्सेस। ठीक है, तो अब इसकी गाइडेंस के मुताबिक हमारी करंट टैक्स की कंसिड्रेशंस क्या होंगी कि एक कंपनी है जो कि लॉस मेकिंग कंपनी है या उसके टैक्सेबल प्रॉफिट्स कम है जिसकी बेस पे उसको मिनिमम टैक्स लगा है, मतलब उसका हायर ऑफ जो होता है ना हम जिसको कंपेयर करते हैं वो मिनिमम टैक्स हायर होगा। तो उसमें हमने क्या करना है कि उसके लिए गाइडेंस हमें कहती है कि आपके पास ना दो ऑप्शंस हैं, बेसिकली आपके पास दो अकाउंटिंग पॉलिसीज़ हैं जिनमें से आप कोई भी एक यूज़ कर सकते हो और आपने उसको आइंदा कंसिस्टेंटली अप्लाई करना है। ठीक है, वो पॉलिसीज़ क्या है, A और B। ठीक है, अब A क्या है इसमें, A कहते हैं कि आपने ना प्रेफरेंस देनी है लेवीज़ को। ठीक है, मतलब आपने जब इनकम टैक्स माइनस करना है ना तो आपने लेवी को प्रेफरेंस देनी है कि मतलब जो
टैक्स मिनिमम होगा ना, मतलब अब देखिए मैं लेवीज को इधर मिनिमम टैक्स कहूँगा, ठीक है, क्योंकि ये रेवेन्यू की फिगर पे बन रही है, टर्नओवर की फिगर पे बन रही है। और इसी तरह जो फाइनल टैक्स है वो भी रिसीट की फिगर पे एप्लीकेबल होकर फिगर आ रही है, लिहाजा मैं ऑनवर्ड उसको भी लेवीज कहूँगा, ठीक है। इसमें वो कहते हैं कि अपने लेवीज को जो है ना प्रेफरेंस देनी है, और बाकी जो एक्सेस होगा वो आपने IS-12 में चार्ज कर देना है, ठीक है। और जो बी ऑप्शंस है, मतलब बी अकाउंटिंग पॉलिसी, उसमें वो कह रहे हैं कि आपने प्रेफरेंस देनी है इनकम टैक्स को, और जो बाकी एक्सेस बचेगा, ठीक है, बाकी जो एक्सेस उसको आपने एक्सेस को आपने लेवीज में बता देना है, ठीक है। अब इसको हमने बाइफरकेट कैसे करना है, इसको मैं आपको अभी एक एक्सेल की फाइल से आपको समझाता हूँ कि हमने इसको बाइफरकेट कैसे करना है, ठीक है। लेट्स सपोज हमारे पास क्लाइंट है, उसके टैक्सेबल प्रॉफिट है 2000, ठीक है, तो उसकी बेस पे जो नॉर्मल टैक्स बना उसका 580, ठीक है, 29% कॉर्पोरेट टैक्स मैंने अप्लाई किया इस पर, और जो इसका मिनिमम टैक्स है 1.5 या 1.25 वो बना इसका 300। तो अब देखिए इसका जो टैक्स बनेगा इन, मतलब हमने जो इसका माइनस करना है टैक्स एक्सपेंस वो है 580, क्योंकि हमने इसमें से हायर ऑफ लेना है, ठीक है। इधर आप एक और फिगर भी डाल सकते हैं ACT की, उनमें इन तीनों में से मतलब हमने हायर ऑफ लेना है। लेट्स सपोज वो 580 आ गया, ठीक है। तो अगर हम अप्रोच ए फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, अप्रोच ए में मैंने आपको क्या बताया है, उसमें आपने प्रेफरेंस देनी है लेवी को, ठीक है। तो आपने इस 580 की ना बाइफरकेशन करनी है कि इसमें मिनिमम टैक्स या लेवी कितनी है और इनकम टैक्स कितना है अप्रोच ए में, ठीक है। तो मैं अज्यूम करो इधर मैं अप्रोच ए फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इसको कैसे बाइफरकेट करूँगा, मैं इसको ऐसे बाइफरकेट करूँगा कि इसमें से जो टैक्स मिनिमम टैक्स है जो रेवेन्यू की बेस पे वो 300 है, ठीक है। बाकी जो बचा है एक्सेस, वो जो एक्सेस का लफ्ज़ लिखा था बेसिकली ये है कि मेरा टोटल टैक्स कितना बनता था 580, उसमें से जो मिनिमम टैक्स था या लेविस था, क्योंकि मैं उसको प्रेफरेंस दे रहा हूँ तो उसको मैंने पहले लिखा है 300, और उसमें से माइनस, टोटल में से माइनस किया तो बाकी बच गया 280, ठीक है। अब ये मेरा इनकम टैक्स एक्सेस, ठीक है, मतलब अप्रोच 1 में एक्सेस इज़ योर इनकम टैक्स, और अप्रोच बी में एक्सेस इज योर रेवेन्यू टैक्स, मिनिमम टैक्स लेवी, ठीक है। तो देखिए आपका टोटल टैक्स उतना ही रहा है 580, बाकी बस आपने बाइफरकेट कर दिया, ठीक है। और आपने जो लेवी इसको एज ए ऑपरेटिंग एक्सपेंस शो करवाना है, मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स से पहले। ये मैं आपको अभी स्लाइड से बताता हूँ कि हमने इसकी प्रेजेंटेशन किस तरह करनी है। बेसिकली एक दफ़ा आप पहले ये समझ लें कि हमने इनको बाइफरकेट कैसे करना है, फिर हम इसकी प्रेजेंटेशन कराते हैं, ठीक है। अच्छा अभी अप्रोच यही चल रही है, ये हमने करंट टैक्स पढ़ लिया कि हमने इसके करंट टैक्स को कैसे करेंगे। तो अब इसका डेफर टैक्स कैसे होगा अप्रोच ए के केस में, जिसमें हमने लेवी को प्रेफरेंस दी है और बाकी जो बचा है उसको एक्सेस इनकम टैक्स बताया है। इफेक्टिव रेट हमने इसका ऐसे निकालना है, आपने डेफर टैक्स का ऐसे निकालना है कि पहले आपको पता है आप डेफर टैक्स निकालते हैं नोटिफाइड रेट पे, मतलब जो भी रेट आपकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पे सब्सटेंशियली इनेक्टेड रेट्स हैं उसकी बेस पे आप डेफर टैक्स कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। IS-12 हमें इसकी गाइडेंस देते हैं, लेकिन इस एप्लीकेशन गाइडेंस में ये है कि अप्रोच ए अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आपने डेफर टैक्स इफेक्टिव रेट से निकालना है, ठीक है। और वो इफेक्टिव रेट कैसे निकलेगा, उसका फार्मूला ये है, आपने इनकम टैक्स को डिवाइड करना है टैक्सेबल प्रॉफिट से, ठीक है। जैसे देखें इधर मेरा इनकम टैक्स कितना था 280 बना था, टोटल मेरा टैक्स बना था 580, उसको मैंने बाइफरकेट किया 300 लेवी में, क्योंकि वो रेवेन्यू की बेस पे फिगर आ रही थी, बाकी बचा एक्सेस वो मेरा इनकम टैक्स है। तो अगर मैं 280 को इनकम टैक्स लूँ और मेरा टैक्सेबल प्रॉफिट 200 था, 2000 था, तो मेरा ये 14% मेरा इफेक्टिव रेट आ गया। अब आपने जो डेफर टैक्स निकालना है वो 14% के हिसाब से निकालना है। तो अब देखिए अज्यूम कर रहा हूँ कि मेरे टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस थे 500 के और डिडक्टेबल थे 200 के, तो मेरा नेट टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस आए 300 के। और आपको पता है कि टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस पे जब हम फार्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारे पास डेफर टैक्स लाइबिलिटी आएगी, ठीक है। तो वो 42 रुपीज़ की कैसे आई कि इस पे हमने नेट टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस पे इफेक्टिव रेट अप्लाई किया। तो अब इसको हमने क्या करना है, ये एंट्री पास करनी है कि डेफर टैक्स फॉर द ईयर 42 एक्सपेंस डेबिट और डेफर टैक्स लाइबिलिटी 42 क्रेडिट हमने लाइबिलिटी में शो करवानी है, ठीक है, अंडर नॉन करंट लाइबिलिटी। तो ये होगी आपकी अप्रोच ए, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी, ना समझ आई होगी तो आप लेक्चर को पॉज करें और आराम से इसको समझें, क्योंकि एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स तो नहीं कहते, मतलब एक ट्रिकी पॉइंट है इसमें ना। तो इसको अगर आप एक दो दफ़ा अपने हाथ से कैलकुलेशन करेंगे तो आपको बहुत जल्द समझ आ जाएगी। इसी तरह जो अप्रोच बी है वो क्या है,
अप्रोच बी कहती है कि आपने प्रेफरेंस देनी है इनकम टैक्स को, ठीक है, जो कि टैक्सेबल प्रॉफिट्स पे बनाओ, और बाकी जो बचेगा एक्सेस उसको लेवी ट्रीट करना है। तो इस एग्जांपल में आपको देखता हूँ, जैसे हमारा इनकम टैक्स बना वो जो है, मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ कि जैसे हमारा इनकम टैक्स बना है 600, ठीक है, और मतलब जो कि प्रॉफिट की बेस पे बना है वो हमारा 600 था, और जो लेवी थी मतलब जो कि मिनिमम टैक्स था वो हमारा था 100, ठीक है। तो अब देखिए इनमें से हायर ऑफ फिगर कौन सी है, 600, मतलब हमारा टैक्स एक्सपेंस होगा 600। तो हम अप्रोच अगर बी फॉलो कर रहे हैं तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनकम टैक्स शो करवाएंगे 600, और लेवी कितनी शो करवाएंगे, लेवी 0 शो करवाएंगे। क्यों? क्योंकि देखिए लेवी हालांकि है 100 रुपये मेरा मिनिमम टैक्स, लेकिन मैं इधर 0 क्यों शो करवाऊंगा, कि अगर मैं इधर 100 शो करवा दूंगा ना तो इसका मतलब ये होगा कि मेरा टैक्स जो है ना वो 700 है, हालांकि ऐसा नहीं है, मेरा टैक्स 600 है। हायर ऑफ लेना है ना इन दोनों में से आपने, ठीक है। तो ये आ गया इस तरह, ठीक है। तो ये अप्रोच बी है। अप्रोच बी में मैं अगेन आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ कि हमारा अगर इनकम टैक्स मतलब जो कि टैक्सेबल प्रॉफिट पे बना है वो 800 रुपये है, ठीक है, और हमारा मिनिमम टैक्स जो कि टर्नओवर पे की बेस पे बना है वो हमारा है, अज्यूम कर रहा हूँ मैं, जो कि है लेट्स सपोज 900, ठीक है। तो अब देखिए हमारा जो टैक्स अंडर लेजिस्लेशन होगा, मतलब जो कि हमारा टैक्स एक्सपेंस बनेगा टोटल वो बनेगा हायर, और हायर क्या है 900, ठीक है। तो मेरा ये एक्सपेंस बनेगा, लेकिन अब जब मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसकी प्रेजेंटेशन करनी है तो मैं इसको ऐसे करूँगा, मैं इसको इनकम टैक्स शो करवाऊँगा कितना, अगर मैं अप्रोच बी फॉलो कर रहा हूँ तो अप्रोच बी में मैंने इनकम टैक्स को प्रेफरेंस देनी है, लिहाजा मैं पहले उसकी फिगर लिखूँगा, वो कितनी है 800, तो मैं 800 लिख दूँगा, ठीक है। और बाकी मेरा क्या होगा, मिनिमम टैक्स है ना लेवी, तो मैं उसको लेवी ट्रीट करूँगा, और वो कितनी है, देखिए इधर है 900 की लेवी है, लेकिन मैंने आपको बताया कि जब हम अप्रोच बी फॉलो कर रहे हैं तो एक्सेस लेवी लेते हैं, तो वो कैसे करेंगे कि हमारा टैक्स बनता था 900, बाकी इनकम टैक्स को मैंने प्रेफरेंस दी अप्रोच बी फॉलो करते हुए, और एक्सेस जो बच गया वो मेरा लेवी है 100। तो देखिए इस तरह मेरा टोटल जो टैक्स एक्सपेंस है वो 900 ही रहा है, ठीक है, बस उसकी बाइफर्केशन हो गई है, ठीक है। तो ये अप्रोच बी है। और इस केस में डेफर टैक्स कैसे कैलकुलेट करना है, इस केस में याद रखिएगा डेफर टैक्स हमने हमेशा जो इसमें कैलकुलेट करना है, कोई इफेक्टिव रेट नहीं निकालना, अप्रोच बी फॉलो करते हुए आपने सिंपल जो कि नोटिफाइड रेट है कॉर्पोरेट टैक्स का जो रेट है उसी पे आपने, जिस तरह आप डेफर टैक्स की पहले वर्किंग करते थे आपने वैसे ही वर्किंग करनी है। बस इस गाइडेंस से जो डेफर टैक्स पे थोड़ा फ़र्क पड़ रहा है वर्किंग में, वो सिर्फ और सिर्फ व्हेन यू आर फॉलोइंग अप्रोच ए, ठीक है, इन विच यू आर गिविंग प्रेफरेंस टू द लेवी, पहले आप लेवी कैलकुलेट करते हैं और फिर आप इनकम टैक्स पे आते हैं, मतलब जो कि प्रॉफिट की बेस पे बना उस पर। लेकिन अप्रोच बी में क्या है कि आप पहले टैक्सेबल प्रॉफिट की बेस पे इनकम टैक्स को प्रेफरेंस देते हैं, वो कैलकुलेट करते हैं, और बाकी अगर कुछ एक्सेस बच जाए तो उसको लेवी करते हैं, जिस जिस तरह हमने इधर किया कि 900 हमारा टैक्स बनता था, क्योंकि हम अप्रोच बी फॉलो कर रहे हैं तो हमने पहले इनकम टैक्स निकाला, वो कितना था 800, जो कि टैक्स वालों ने हमें वर्किंग दी थी उससे आया है, ठीक है। और बाकी लेवी ट्रीट की, वो कैसे कि 900 मेरा बनता था, 800 मैंने इनकम टैक्स में चार्ज कर दिया, बाकी मेरा लेवी होगा, और ये एक्सपेंस आपने एज ए ऑपरेटिंग एक्सपेंस शो करना है, लेवी को आपने हमेशा ऑपरेटिंग एक्सपेंस शो करना है, ठीक है। तो आइए अब हम एक दफ़ा इसको देख लेते हैं। अब देखें इसमें क्या डिफरेंस है, इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, टैक्स वालों ने आपको जो वर्किंग देनी है ना, पहले हम ये करते थे जो हायर ऑफ फिगर आती थी ना उसी को एक्सपेंस शो कर देते थे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेस इनकम टैक्स, और फर्दर ये करते थे कि उस इनकम टैक्स का मजीद नोट दे देते थे अकाउंट्स में कि इसमें से फॉर द ईयर इतना है, प्रायर ईयर का इतना है, डेफर्ड फॉर द ईयर इतना है, और वो आ जाती थी, लेकिन कोई मिनिमम टैक्स फाइनल टैक्स इसमें कोई बाइफर्केशन नहीं करते थे। लेकिन इस गाइडेंस के मुताबिक आइंदा से हम इसमें बाइफर्केशन करेंगे और बताएंगे कि भाई मिनिमम टैक्स मेरा इतना है और वो हमेशा लेवी ट्रीट होगी, ठीक है, क्योंकि ये बेस किस पे कर रहा है, आपकी टर्नओवर की फिगर पे, ठीक है, टैक्सेबल प्रॉफिट पे बेस नहीं कर रहा। टैक्सेबल प्रॉफिट पे जो बेस करेगा वो आपका टैक्स है, इनकम टैक्स होगा, ठीक है, क्योंकि वो इनकम की डेफिनेशन
मीट करके आ रहा है कि उसमें से पहले एक्सपेंसेस लेस हुए हैं, ठीक है, फिर आपने फिगर एक आई है नेट, उस पर परसेंटेज लगाई है। और लेविस में आप क्या करते हैं, आप एक ग्रोस अमाउंट पे परसेंटेज लगा देते हैं टर्नओवर पे, ठीक है। या जैसे फाइनल टैक्स में हम देखें तो हम वो अपने उस पे लगाते हैं, रिसीट्स पे लगाते हैं कि जब बैंक में पैसे आते हैं प्रोसीड रियलाइजेशन के टाइम पे जो टैक्स कट जाता है वही फाइनल होता है, ठीक है। तो अब आपने इसको थोड़ा बाइफरकेट करना है इनकम टैक्स, मिनिमम टैक्स और फाइनल टैक्स में अपने अकाउंट्स बनाते हुए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। तो अभी हम देख लेते हैं इसकी कि हमने ऑनवर्ड जो है अकाउंट्स में इसकी बाइफरकेशन कैसे देनी है। उसके लिए देखिए आपके पास ये पेज मैंने खोल दिया ICAP की एप्लीकेशन गाइडेंस का, कि प्रॉफिट एंड लॉस की प्रेजेंटेशन पे क्या फ़र्क पड़ेगा व्हेन एक कंपनी है जिस पे मिनिमम टैक्स अप्लाई हुआ है, ठीक है। उस केस में उस पर कैसे उसकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जो प्रेजेंटेशन है वो चेंज होगी। तो इस केस में आपने ये करना है कि लिखना है प्रॉफिट बिफोर इनकम टैक्स एंड मिनिमम टैक्स डिफरेंशियल, ठीक है। ये फिगर आ गई, ये इसको जूम कर लें, ये वो फिगर है जो कि आपके प्रॉफिट बिफोर टैक्स होती थी पहले, लेकिन अब देखें इसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन भी चेंज है और ये फिगर भी चेंज होगी। उसके बाद आपने इसमें से माइनस करना है मिनिमम टैक्स, ठीक है। वो किस तरह आएगा, अगर आप अप्रोच ए फॉलो कर रहे हैं तो आपने लेवी को प्रेफरेंस दी होगी, मिनिमम टैक्स को प्रेफरेंस दी होगी, तो वो फिगर इधर आ जाएगी और जो बाकी इनकम टैक्स बचा होगा वो आपका इधर आ जाएगा, ठीक है। वो आपका इधर आएगा, इधर इसमें, ठीक है। तो मिनिमम टैक्स आपने इधर लिख दिया, उसको माइनस करने से आपके पास क्या आया, प्रॉफिट बिफोर इनकम टैक्स, ठीक है। तो अभी देखिए जो मिनिमम टैक्स है ये बेसिकली एक ऑपरेटिंग एक्सपेंस, एज ए ऑपरेटिंग एक्सपेंस इधर से अगर मैं आपको थोड़ा बता सकूँ लिख के, तो ये एज ए ऑपरेटिंग एक्सपेंस हमने इसको माइनस किया है, ठीक है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स से पहले। तो अब देखें, अब वही गेम दोबारा शुरू होगी कि प्रॉफिट बिफोर इनकम टैक्स कितना है, इसको माइनस करने से ये फिगर आई, और फिर आपने करंट फॉर द ईयर माइनस करना है, प्रायर अगर कोई टैक्स है वो माइनस करना है, और डेफर्ड फॉर द ईयर माइनस करना है, ठीक है। और ये किस तरह आएंगे टैक्सेस, ये मैंने आपको अभी बताया है एक्सेल की फाइल में कि आपने ये किस तरह अप्रोच ए और बी के तहत किस तरह निकालने हैं, इनका डेफर टैक्स किस तरह निकालना है, ठीक है। अप्रोच ए में आपको पता है आपने हमेशा डेफर टैक्स इफेक्टिव रेट से निकालना है, अप्रोच बी में आपने नोटिफाइड रेट से निकालना है। और ये आपकी अब आइंदा से अकाउंटिंग पॉलिसी होने जा रही है, आपने इनको कंसिस्टेंटली अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये मैंने आपको ये भी बता दिया कि प्रॉफिट एंड लॉस की प्रेजेंटेशन में अब क्या फ़र्क आएगा, ठीक है। तो अपने नोट देने हैं, नोट ये कि मिनिमम टैक्स का नोट है कि मिनिमम टैक्स किस सेक्शन के तहत बना है, ठीक है। तो आपने ये नोट दे देना है। उसके बाद आपने नोट देना है क्या, आपने ये रिकन्सिलेशन देनी है बेसिकली कि मेरा जो टोटल टैक्स था हायर ऑफ जो मैंने टैक्स वालों की वर्किंग से लिया था, वो मतलब उसकी बाइफरकेशन क्या क्या है, उसमें मिनिमम टैक्स कितना है जो जिसको हम लेवी ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है, और उसमें इनकम टैक्स कितना है, ठीक है। जैसे अभी हमने इधर किया है ना कि हमारा 900 आया था हायर ऑफ, ठीक है। तो आपने उधर रिकॉन में जाके बताना है, नोट्स में बनानी है रिकन्सिलेशन, ठीक है। आपने ये याद रखना है कि जो फेस पे चेंजेस हैं वो बस सिर्फ ये है, बाकी ये सारी चीज़ें आपके नोट्स टू दी अकाउंट्स में जाएंगी, ठीक है। नोट्स में ही अपनी रिकॉन बनानी है। तो रिकॉन कैसे है कि आपने देखें मेरा हायर ऑफ टैक्स बनता था 900 और मैं अप्रोच बी फॉलो कर रहा था लेट्स सपोज, तो मैंने इनकम टैक्स को प्रेफरेंस दी, तो मेरा 800 बना इनकम टैक्स, ठीक है, और बाकी मेरा 100 बना लेवी, ठीक है। तो ये इसकी रिकॉन बन गई कि टोटल टैक्स मेरा 900 ही रहा है। तो आपने ये रिकॉन देनी है इसकी, तब इनका डिफरेंस आपका ज़ीरो ज़ीरो आना चाहिए कि मेरी टोटल टैक्स लाइबिलिटी बनती थी 980, मैं इधर लिखूँगा कि मेरी लेट्स सपोज मेरी बनती थी उसके मुताबिक अगर हम चले तो मेरी 900 बनती थी, ठीक है। उसमें से मेरा 800 जो है आइस 12 का टैक्स है और 100 जो है लेवी है, तो नेट डिफरेंस जो बता ज़ीरो, ठीक है। ये मेरी रिकॉन बन गई। तो इधर नोट 2 में आपने बता देना है कि मेरा एग्रीगेट मिनिमम टैक्स हो, फाइनल हो, या इनकम टैक्स हो, टोटल इतना बनता है, ठीक है, जो कि मेरी टोटल टैक्स लाइबिलिटी थी इस साल की। होपफुली आपको ये समझ आई होगी, ठीक है। दूसरी जो है गाइडेंस वो ये है कि पहले हमने पढ़ा है कि आपको आपकी जो कंपनी है वो मिनिमम टैक्स रिजीम में है, दूसरी है कि अगर उस पर फाइनल टैक्स भी एप्लीकेबल हो रहे हैं तो सेम रूल वही है, ठीक है। बस इधर थोड़ी इसकी डिस्क्रिप्शन में चेंज आएगी, क्या लिखेंगे, प्रॉफिट बिफोर इनकम टैक्स एंड फाइनल टैक्स। उधर हमने क्या लिखा था, प्रॉफिट बिफोर इनकम टैक्स एंड मिनिमम टैक्स, ठीक है।
तो जो फाइनल टैक्स होगा आपको पता है वो आपकी रेवेन्यू की बेस पे फिगर बन के आएगी, तो लिहाजा वो लेवी है उसको आपने पहले माइनस करना है और उसके बाद दूसरे टैक्सेस को माइनस करना है यूजिंग द अप्रोच ए और बी। ए और बी अप्रोच जो आपने यूज़ करनी है वो हमेशा मिनिमम टैक्स के केस में मतलब यूज़ करनी है, जब आप मिनिमम टैक्स रिजीम में फॉलो कर रहे हो। और जब आप फाइनल टैक्स रिजीम में हो मतलब आपकी एक्सपोर्ट्स वगैरह हो, तो एक्सपोर्ट्स हमेशा लेवी ट्रीट होगी और बाकी जो आपका बनेगा वो करंट फॉर द ईयर, प्रायर फॉर द ईयर और ये इस तरह के टैक्सेस बनेंगे। ठीक है, तो अभी हम आते हैं दोबारा अपनी स्लाइड्स पर, मज़ीद इसको कवर करते हैं। होपफुली आपको ये समझ आ गई होगी करंट टैक्स कंसिड्रेशन। ठीक है, और जो मैंने अभी आपको बताया है ना सारा, उसी की बेस पे डेफर्ड टैक्स कंसिड्रेशन है। अभी हम एक ना इलस्ट्रेशन करेंगे आई कैप की जो दी हुई है, तो उसमें काफ़ी केस डिस्कस हुए हैं, ऑलमोस्ट कोई 4 से 5 केस डिस्कस हुए हैं। तो जब आप वो कर लेंगे ना तो बेसिकली आपका ये पूरी जो गाइडेंस है ना ये आपकी रिवाइज़ हो जाएगी और इंशाल्लाह आपको मतलब फिंगर टिप्स पे हो जाएगी। और आप जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्लाइंट जो कि हमें बना के देगा, ठीक है, आप उसको अगर चेक करेंगे, उसमें अपने डिस्क्लोजर चेकलिस्ट फिल करेंगे तो आपको बड़ी आसानी होगी। आप एज़ पर न्यू गाइडेंस, न्यू डेवलपमेंट्स इन द एप्लीकेशन गाइडेंस रिगार्डिंग इन फाइनल टैक्सेस एंड मिनिमम टैक्सेस आप इसको बेहतर तरीके से ले सकें। ठीक है, तो बाकी ये लिखा हुआ है कि डेफर्ड टैक्स कंसिडरेशंस क्या होंगी, वो मैंने आपको बता दिया कि अगर आप अप्रोच ए फॉलो कर रहे होंगे तो आपने इफेक्टिव रेट से एवरेज इफेक्टिव रेट निकालना है। ठीक है, अप्रोच बी कर रहे होंगे तो आपका हमेशा आप इफेक्टिव रेट निकालेंगे भी ना इस केस में, तो वो हमेशा आपका नोटिफाइड रेट के बराबर होगा इनकी। ठीक है, तो इसलिए इसमें निकालने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस तरह पहले करते आए थे आपने डेफर्ड टैक्स उसी तरह कैलकुलेट करना है अगर आप अप्रोच बी फॉलो करेंगे। ठीक है, तो होपफुली आपको चीज़ें समझ आई होगी। मैं आपको एक क्विक रीकैप दे देता हूँ कि आपने जब भी अप्रोच ए और बी अप्लाई करनी है तो इनको एज ए अकाउंटिंग पॉलिसी लेकर चलना है। ठीक है, अप्रोच ए में क्या है कि आपने लेवी को प्रेफरेंस देनी है, मतलब वो टैक्स जो मिनिमम टैक्स हो, जो रेवेन्यू की बेस पे आए या फाइनल टैक्स हो, उसको प्रेफरेंस देनी है। आपने पहले वो कैलकुलेट करना है और बाकी एक्सेस होगा वो आपका ये 12 का टैक्स होगा। और जब आपने इसी में डेफर टैक्स निकालना है अप्रोच ए को फॉलो करते हुए तो आपने एवरेज इफेक्टिव रेट निकालना है। और जब आप अप्रोच बी फॉलो करेंगे तो आपने एक्सेस टैक्स जो है उसको लेवी करना और पहले प्रेफरेंस देनी है इनकम टैक्स को, मतलब जो टैक्सेबल प्रॉफिट की बेस पे बने हो। और इसमें डेफर टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसमें मतलब वही सिंपल जिस तरह आप पहले निकालते आए थे डेफर टैक्स, इसमें वैसे ही कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब बाकी ये गाइडेंस है, मैं आपके साथ ये स्लाइड शेयर कर लूँगा और आई कैप का जो सर्कुलर है वो भी सर्कुलर 7 सॉरी, तो आपको ये सिनेरियोज भी समझ आ जाएंगे। इस सिनेरियोज में बेसिकली ये लिखा हुआ है कि एक कंपनी है जो कि मतलब इनसफिशेंट उसके पास टैक्सेबल प्रॉफिट्स हैं, लॉस मेकिंग कंपनी है और वो फ्यूचर में अपने इतने प्रॉफिट नहीं कमा सकती कि जिससे वो अपने जो है डेफर टैक्स को रिकवर कर लें। तो उस केस में वो कह रहे हैं कि वो अप्रोच ए फॉलो करें। ठीक है, तो सिनेरियो 2 क्या है कि अगर कोई कंपनी है जिसके पास अपने फ्यूचर में सफिशेंट टैक्सेबल प्रॉफिट्स होंगे तो वो अप्रोच बी फॉलो कर लें। ठीक है, तो ये आप पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। मैं मतलब लेक्चर को इतना कॉम्प्लेक्स नहीं कर रहा क्योंकि ये बेसिकली फर्दर अंडरस्टैंडिंग के लिए पॉइंट्स हैं। ठीक है, और बाकी मेन चीज़ है इसकी कि प्रेजेंटेशन क्या होगी और हाउ टू कैलकुलेट इट, मेन फोकस उस पर है हमारा। ठीक है, इस लेक्चर में बाकी सारी पढ़ने की चीज़ें हैं और माशाल्लाह आप सब प्रोफेशनल्स हैं, आप इनको पढ़ लेंगे तो ये चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी। ओवरव्यू मैं आपको फिर भी साथ साथ देता जा रहा हूँ। ठीक है, अब क्वेश्चन इधर एक ये राइज होता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि देखें इससे पहले मतलब इस करंट ईयर में तो हम एज़ पर न्यू गाइडेंस लेकर चलेंगे। ठीक है, लेकिन इससे पहले जो हो गया है जिसको हमने सिंपल एक बस इनकम टैक्स की लाइन शो करवा के लाइन आइटम माइनस कर दी थी फिगर, और वो भी हो सकता है उसमें भी कोई मिनिमम टैक्स हो, उसमें कोई फाइनल टैक्स हो, तो अब हमने उनको कैसे करना है, क्या हम पिछले साल की फिगर्स को रीस्टेट करेंगे, मतलब इसको किस तरह अप्लाई करेंगे या इसको प्रोस्पेक्टिवली लेकर चलेंगे। तो एज़ पर माई अंडरस्टैंडिंग या मतलब जो नॉलेज है उस बेस पे मैं कह रहा हूँ
कि देखें ये अभी गाइडेंस आई है, ठीक है, और सर्कमस्टांसिस की चेंज होने की वजह से आई है, ठीक है, और ये लॉ में एक चेंज है, तो इसका इम्पैक्ट जो है ना बेसिकली होना चाहिए एज ए चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट, मतलब प्रोस्पेक्टिवली। सिर्फ आप करंट ईयर की फिगर को करें और ऑनवर्ड इसको करें, ठीक है, लेकिन आई कैप का जो सर्कुलर है उन्होंने स्पेसिफिकली कहा है कि आपने इसको जो है ना एज़ पर IS 8 लेकर चलना है, ठीक है, और इसको 8 के थ्रू लेकर चलते हुए आपने इसको रेट्रोस्पेक्टिवली एडजस्ट करना है, ठीक है। और आपको पता है रेट्रोस्पेक्टिवली दो केसेस में ही होता है कि या तो एरर हो या आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी जो है ना वो उसको अप्लाई करने जा रहे हो, तो उस केस में आपने रेट्रोस्पेक्टिवली लेना है। तो व्हाट्सएवर जो भी रीज़न है आपने इसको रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करना है, ठीक है, और कब करना है, जब इसके इम्पैक्ट्स हो मटीरियल हो, ठीक है। तो अगर ये कि मतलब जजमेंट है कि कोई भी कंपनी है, मतलब अगर जब वो अपने इस तरह अकाउंट्स बनाएगी इसकी बेस पे, तो उसने जब प्रीवियस ईयर को रिस्टेट करना है तो वो देख ले कि भाई पिछले सालों में मैंने क्या किया था, ठीक है, मेरा मिनिमम टैक्स कितना बनता था, फाइनल कितना था, उनकी फिगर्स क्या थी। अगर वो इमटेरियल हैं तो वो इसको बस रिस्टेट ना करे और नोट में लिख दे कि मैं इनको रिस्टेट नहीं कर रही क्योंकि इसके जो इम्पैक्ट्स हैं वो इमटेरियल हैं, लिहाजा मैं इसको रेट्रोस्पेक्टिवली लेके नहीं चल रही, वरना आपको इसको रेट्रोस्पेक्टिवली एडजस्ट करना होगा, ठीक है। और रेट्रोस्पेक्टिवली जब करते हैं तो उसके बारे में लिखा हुआ आपको पता है कैसे करते हैं कि आपने ऑलमोस्ट मतलब 3 इयर्स को करना है, ठीक है, और जो इम्पैक्ट होंगे इसकी आपने रिटेन्ड अर्निंग में डालने हैं, और बैलेंस शीट की फेस पे फिगर जो है लिखा हुआ आ रहा होगा रीस्टेटेड, और जो प्रॉफिट एंड लॉस है उस पर लिखा हुआ आ रहा होगा रीस्टेटेड। तो ये चीज़ें आपने देख लेनी है। मज़ीद मैं इंशाल्लाह कोशिश कर रहा हूँ कि इस पर भी ना एक कॉम्प्रिहेंसिव जो है ना वीडियो बनाऊँ। अभी मेरा फ़िलहाल फोकस यही रहा है कि आपको इसके बारे में जो है ना हो जाए गाइडेंस के बारे में, और आपको पता चल जाए कि आपने इसकी फ़िगर्स कैसे कैलकुलेट करनी है और हाउ टू प्रेजेंट इट, ठीक है। तो इंशाल्लाह सून कोशिश करूँगा मैं इस पर वीडियो बनाने की, और मैं कि इसको अगर हमने रेट्रोस्पेक्टिवली एडजस्ट करना हो तो हमारे फाइनेंशियल पोजीशन पे क्या चेंज आएगी, और जो है नोट में हम क्या लिखेंगे, और हमारी जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसमें क्या चेंज आएगी, ठीक है। बाकी जो है उसके बाद है फाइनल टैक्स के, जो फाइनल टैक्स है उसमें तो सिंपल सी चीज़ें हैं कि फाइनल टैक्स आपको पता है बनता ही वो उसकी बेस पे है, आपकी रिसीट्स पे अप्लाई होती है परसेंटेज, तो वो जो है ना आपका IFRIC 21 के अंडर फॉल करेगा और आपने इसको लेवी ट्रीट करना है, ठीक है। और आपने जब इसको भी मतलब कोई ऐसा टैक्स हो जो पिछले सालों में कंपनी का फाइनल टैक्स था एक्सपोर्ट करती रही थी लेकिन हमने इस तरह का डिस्क्लोजर नहीं दिया हुआ, तो इस केस में हम उस कंपनी के जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसकी प्रेजेंटेशन को चेंज करेंगे, ना सिर्फ करंट ईयर की बल्कि उससे पिछले साल की भी, ठीक है। और जो इम्पैक्ट होगा उसको हमने रिटेन्ड अर्निंग में शिफ्ट करना है, ठीक है। अच्छा जी, अब अदर कंसिडरेशंस क्या है, वो ये है कि अभी क्वेश्चन पैदा होता है कि सुपर टैक्स क्या है, सुपर टैक्स में हम क्या लेवी ट्रीट करेंगे या टैक्सेबल प्रॉफिट। तो उस गाइडेंस में क्लियरली बता दिया कि अगर आपका सुपर टैक्स बन रहा है टैक्सेबल प्रॉफिट पे, कि मतलब आपका टैक्सेबल प्रॉफिट आया उस पर कोई परसेंटेज लगी एज़ पर जो कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में रेट दिए हुए हैं, उसके बेस पे जो स्लैब रेट है कि इतना प्रॉफिट होगा तो इतना आई थिंक 150 मिलियन है जिससे सुपर टैक्स स्टार्ट होता है। अगर आपकी हाई अर्निंग पर्सनस हैं जो कि अंडर सेक्शन 4C टैक्स होते हैं उस पर एप्लीकेबल है। तो अगर वो फिगर टैक्सेबल प्रॉफिट पे बेस कर रही है तो वो IAS 12 का टैक्स है, लिहाजा वो इनकम टैक्स है। और अगर ऐसा नहीं है तो वो फिर लेवी है, मतलब वो किसी रेवेन्यू की फिगर पे अप्लाई हो रही है, रिसीट्स पे, एसेट्स पे, लाइबिलिटीज़ पे, तो वो आपकी लेवी होगी, ठीक है। ये सिंपल है, मतलब द सुपर टैक्स विच इज़ बेस्ड ऑन टैक्सेबल प्रॉफिट्स, मतलब जिसकी कैलकुलेशन बेस हो टैक्सेबल प्रॉफिट्स पे, वो आपका IAS 12 का टैक्स है, वरना वो आपकी लेवी है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि ठीक है प्रॉफिट एंड लॉस की प्रेजेंटेशन चेंज हो जाएगी, तो जो हम कैलकुलेट करते होते हैं वर्कर वेलफेयर फंड और WPPF एक्स्ट्रा, उनकी कैलकुलेशन कैसे होगी। तो उसकी कैलकुलेशन में गाइडेंस कहती है कि कोई चेंज नहीं है, वो आपने जिस तरह पहले ही कैलकुलेट करते थे आपने वैसे ही कैलकुलेट करनी है। दिस गाइडेंस शेल नॉट चेंज द बेसिस ऑफ एंड डू नॉट हैव एनी इम्पैक्ट ऑफ द कैलकुलेशन ऑफ एनी अदर लेवीज एप्लीकेबल, ठीक है। होपफुली आपको चीज़ें समझ आई होंगी, ठीक है। तो अभी मैं आपको
उस इलस्ट्रेशन की तरफ लेकर चलता हूँ जो कि आई कैप की तरफ से है, और जिसको हमें करने से आपको कंप्लीट जो लेक्चर है उसका ओवरव्यू मिल जाएगा और आपको प्रैक्टिकल अप्रोच समझ आएगी कि मैंने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, अगर मैं कंपनी हूँ तो मैंने इसको किस तरह बनाना है, ठीक है, और अगर मैं एक ऑडिटर हूँ तो मैंने इसको कैसे देखना है, कैसे इसकी इंश्योर करना है कि ये एज़ पर एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशंस है, अपडेटेड लॉज एंड रेगुलेशंस है। क्योंकि देखिए जो ऑडिटर होता है उसकी ये भी उसकी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है कि आपने जो ऑडिट करना है, जो अकाउंट्स मतलब बने हुए हैं उन पे अपनी रिपोर्ट देनी है, वो जो है आपकी स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस के बिल्कुल मुताबिक। और स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस आपकी यही होती है कि आपने जो है कंपनीज एक्ट को फॉलो किया है, ठीक है, आपने आईएफआरएस को फॉलो किया है, वो इधर एसएमईज़ के थे या जो है लार्ज साइज़ कंपनीज़ के लिए एप्लीकेबल हैं वो थे, आपने इनको इंश्योर करना है, ठीक है। तो ये हमारी जो इलस्ट्रेशन है, ठीक है। अब मैं आपको इसको ओवरव्यू दे दूँ। इलस्ट्रेशन बेसिकली क्या है, वो कह रहे हैं कि एक कंपनी है, एंटिटी ए है, रिक्वायर्ड टू पे हायर टैक्स 40%, ठीक है। आप 40% को इधर अज्यूम कर लें कि ये हमारा 29% है, ठीक है। 29% जो होता है ना कॉर्पोरेट टैक्स, ये वो रेट है टैक्सेबल प्रॉफिट पे लग रहा है, क्योंकि ये और जो 2% है वो हमारा रेवेन्यू पे लग रहा है। तो ये समझ लें कि 2% आपका बेसिकली 1.25 या 1.5% है जो कि आपका टर्नओवर पे लगता है, ठीक है, जो कि मिनिमम टैक्स जिससे निकलता है। तो आइए हम देखते हैं कैलकुलेशन कैसे है इसके। देखें ईयर 1, 2, 3 और 4 दिया हुआ है, ठीक है। तो आपने ना बड़े ध्यान से इसको समझना है। पूरे लेक्चर का जो क्रक्स है ना वो इस एक पेज में है। पूरे लेक्चर का क्या, जो पूरी एप्लीकेशन गाइडेंस है ना, इसका क्रक्स इस एक पेज में है, ठीक है। तो रेवेन्यू है, रेवेन्यू जैसे हमने इधर जूम किया कि हमारा 20 मिलियन है, ठीक है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स जूम फिगर्स हैं ये सारी, वो 500, 900, 1000, 1.2 मिलियन, 2.4 मिलियन है। तो देखिए अब जो आपका टैक्स बना है मिनिमम टैक्स रेवेन्यू की बेस पे 2% को अप्लाई किया है, वो मैंने आपको बता दिया कि 2% इधर समझे कि आपका 1.25 है और 40% आपका 29% कॉर्पोरेट टैक्स है, ठीक है। तो 2% की बेस पे जो बना है वो आपका देखें कितना बन गया, 4 लाख। हर साल का मैंने कैलकुलेट कर लिया इसी तरह, और इसी तरह जो प्रॉफिट की बेस पे बना था 40% वो भी आपने कैलकुलेट कर लिया, वो हमारा जो बना है 40%, ठीक। तो अब देखिए हर साल का जो टैक्स अंडर लेजिस्लेशन है, मतलब टैक्स अंडर लेजिस्लेशन का मतलब ये है कि अज्यूम करें कि ऊपर वाली वर्किंग है जो हमें ना टैक्स वालों ने प्रोवाइड की है, और उन्होंने बता दिया कि भाई इनमें से जो हायर ऑफ है ना इन दो टैक्सेस में से वो आप सिलेक्ट कर लें, वो आपका जो होगा वो होगा टैक्स अंडर लेजिस्लेशन, ठीक है। तो देखो इन दोनों में से हायर ऑफ मेरा क्या है 4 लाख, तो मेरा मैंने 4 लाख टैक्स ले लिया। इन दोनों में से हायर ऑफ ईयर 2 में कौन सा था मेरा 400,000, ये मैंने ले लिया। इसमें से कौन सा था, ये 4,80,000 था, इसमें से 9,60,000 था, ये मैंने ले लिया, ठीक है। तो पहले तो हम सिंपल ये करते होते थे कि बस इन फिगर्स को अपने प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से माइनस कर देते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। सॉरी। तो अच्छा, अब अज्यूम कर रहे हैं कि हम अप्रोच ए फॉलो कर रहे हैं, या अप्रोच 1, जिसमें क्या था कि हमने लेवी को प्रेफरेंस दी है और एक्सेस जो था वो आइस 12 का टैक्स था। उस केस में अब हमारा करंट टैक्स कैसे निकलेगा, सिंपल ऐसे कि हमने लेवी को प्रेफरेंस दी है ना, तो देखें ईयर 1 में लेवी का टैक्स कितना बन रहा है आपका, जो कि रेवेन्यू की बेस पे मिनिमम टैक्स बना है वो है 400,000। तो देखिए मैंने अंडर लेवी में शो करवाऊँगा एक्सपेंस मेरा 4 लाख है, ये किधर मैं शो कराऊँगा, ये देखिए मैं बेसिकली इधर अब मैं शो करवाऊँगा इसको इधर, ठीक है। प्रॉफिट बिफोर इनकम टैक्स मिनिमम टैक्स डिफरेंशियल, और इधर मैं शो करवाऊँगा इसको कि मेरा 4 लाख, ठीक है, ठीक है, 4 लाख है। अब देखिए मेरा तो टैक्स अंडर लेजिस्लेशन ही 4 लाख था, और वही 4 लाख मेरा लेवी में चला गया, तो मेरा इनकम टैक्स जो होगा इसके सिलसिले में इस साल ज़ीरो होगा, ठीक है। हालांकि देखिए इधर इनकम टैक्स का 2 लाख बना है, लेकिन इधर ज़ीरो क्यों, क्योंकि मेरा टैक्स ही 4 लाख बनता था हायर ऑफ, वो वही 4 लाख मैंने लेवीज़ में ले लिया, क्योंकि देखिए मेरा रेवेन्यू की बेस पे 4 लाख बनता था, लिहाजा मेरा अब इनकम टैक्स ज़ीरो, मतलब एक्सेस जो है ना वो मेरी फिगर अब ज़ीरो आ गई। तो इस केस में हम जो इधर शो करवाएंगे, क्या करवाएंगे, इधर इनकम टैक्स में फॉर द ईयर ज़ीरो, ठीक है, और इधर भी मेरा प्रायर ईयर अगर कोई नहीं है तो ज़ीरो। आइए अब डेफर टैक्स पे चलते हैं। इस साल डेफर टैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैंने आपको बताया था कि जब भी आप अप्रोच ये फॉलो करेंगे तो इफेक्टिव रेट, और इफेक्टिव रेट कैसे आता था, इनकम टैक्स
डिवाइडेड बाई टैक्सेबल प्रॉफिट। अब देखिए इनकम टैक्स ही आपका ज़ीरो आया है, ठीक है, तो आपका इफेक्टिव रेट भी ज़ीरो आएगा, तो मेरा ज़ीरो आ गया, तो लिहाजा मुझे डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट करने की ज़रूरत भी नहीं है, तो मेरा ज़ीरो ज़ीरो है। देखें लेट्स सपोज मेरे 4 लाख के टैक्सेबल डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस थे, 6 लाख के टैक्सेबल थे, तो 2 लाख के नेट टैक्सेबल बने, लेकिन मेरा क्योंकि इफेक्टिव रेट ही ज़ीरो आया है, तो मेरा ना कोई टैक्स आया है डेफर्ड टैक्स, ना कोई लाइबिलिटी आई है, ज़ीरो ज़ीरो, ठीक है। इसी तरह अब ईयर 2 में चले, ठीक है। अब देखिए ईयर 2 में आपका टैक्स अंडर लेजिस्लेशन बनता है 4 लाख, और आप अप्रोच ए फॉलो कर रहे हैं, तो अब खुद बताएं अप्रोच ए में क्या होता है कि आपका मिनिमम टैक्स को प्रेफरेंस देते हैं, लेवी को प्रेफरेंस देते हैं। तो मैं आया, मैंने लेवी के सेक्शन में जाके 4 लाख रुपए लिख दिए। क्यों लिख दिए 4 लाख? कि मेरा हायर ऑफ बनता है 4 लाख और लेवी मेरी इतनी ही है ईयर 2 में, तो मेरा 4 लाख। इनकम टैक्स कितना भाई? ज़ीरो, क्योंकि 4 लाख ही बनता है, 4 लाख लेवी में चला गया, एक्सेस ज़ीरो है तो मैं ज़ीरो लिखूँगा, ठीक है। और बाकी वही जो हमने ईयर 1 में किया था कि इसका भी इफेक्टिव रेट ज़ीरो निकलेगा, लिहाजा इसका भी डेफर्ड टैक्स वगैरह ज़ीरो। और जब हम आते हैं ईयर 3 में, तो ये देखें ईयर 3 में क्या हुआ है कि आपका हायर टैक्स बना है 4,80,000, ठीक है। तो अप्रोच ए फॉलो कर रहा हूँ। अप्रोच ए में क्या है? लेवीज को प्रेफरेंस, और लेवी कितनी है इसमें? 4 लाख रुपए। तो मैंने देखें लेवीज के सेक्शन में आके इधर 4 लाख लिख दिया, मेरा टैक्स बनता था 4,80,000, तो 4,80,000 माइनस 4 लाख कितना? 80,000 एक्सेस जो था मेरा, अब इनकम टैक्स बन गया, ठीक है। अब देखें जब इनकम टैक्स बन गया है तो फिर मेरा डेफर टैक्स के लिए इफेक्टिव रेट भी कोई ना कोई निकलेगा, वो भी देखें निकला है कि इनकम टैक्स डिवाइडेड बाई टैक्सेबल प्रॉफिट्स। उस बेस पे अगर मेरे टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस में लेके चलूँ और डिडक्टेबल, तो मेरा कुछ ना कुछ डेफर टैक्स की फिगर भी निकल आई है, ठीक है। ये जैसे 6.7% रेट था और मेरे नेट टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस बनते थे 2 लाख के, अज्यूम फिगर हैं सारी, ठीक है। तो 13,04,400 रुपये बना है, इसकी मैं एंट्री क्या करूँगा? डेफर टैक्स एक्सपेंस डेबिट और डेफर टैक्स लाइबिलिटी क्रेडिट, ठीक है। इसी तरह ये 4 में आ जाए, देखिए मेरा टैक्स अंडर लेजिस्लेशन बना है 9,60,000 हायर ऑफ किसका? इन दोनों का हायर ऑफ, मिनिमम टैक्स का और इसका, ठीक है। और मैं अप्रोच ए फॉलो कर रहा हूँ। अप्रोच ए में क्या होता है कि आपने लेवी को प्रेफरेंस देनी है, तो लेवी मेरी है 4 लाख रुपए, तो देखिए पहले मैंने लेवी शो करवाई है 4 लाख, और टैक्स बनता था मेरा 9,60,000, तो मेरा देखिए एक्सेस जो होगा वो इनकम टैक्स है, 9,60,000 माइनस 4, 5,60,000 मेरा इनकम टैक्स है। इनकम टैक्स आ गया है तो देखें अब इसका इफेक्टिव रेट भी निकलेगा, तो 23.3% निकला है। कैसे? इनकम टैक्स डिवाइडेड बाई टैक्सेबल प्रॉफिट्स, तो उससे कुछ ना कुछ डिडक्टेबल या टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस अगर हमारे आए हो तो उसकी बेस पे डेफर टैक्स लाइबिलिटी वगैरह निकली, ठीक है, वो 69,900, ठीक है। तो इसमें हमारा डेफर टैक्स फॉर द ईयर कितना होगा? 29,900 माइनस 13,400। आपको पता है कि जो डेफर टैक्स लाइबिलिटी एसेट्स होते हैं ना, ये एज ऑन के बैलेंसेज होते हैं, ठीक है। तो ये जो मैंने रेट लगा के निकाला है ना, बेसिकली क्लोजिंग बैलेंस निकला है। इस क्लोजिंग में से जब मैं ये ओपनिंग माइनस कर दूंगा तो मेरे पास फॉर द ईयर आ जाएगा 56,500, तो ये मेरा डेफर टैक्स फॉर द ईयर है। होपफुली आपको चीज़ें समझ आई होंगी इंशाल्लाह। अगर स्टिल यू हैव एनी क्यूरी यू कैन कॉन्टैक्ट विद मी, मैं अपना नंबर भी शेयर करूँगा, ठीक है। और इसके अलावा आप लेक्चर को एक दफ़ा पॉज करके देखिएगा, सुनिएगा तसल्ली से, खुद कैलकुलेशन करके देखिएगा, आपको चीज़ें माशाल्लाह क्लियर हो जाएंगी, कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये हमारी होगी अप्रोच ए कंप्लीट। इसमें हमने ये भी देख लिया कि हमने करंट टैक्स कैसे निकालने हैं और हमने ये भी देख लिया कि डेफर टैक्स कैसे निकालना है, ठीक है। आप आ जाइए अप्रोच 2 पे या बी पे, ठीक है। उसमें क्या है कि आपने इनकम टैक्स को प्रेफरेंस देनी है जो कि टैक्सेबल प्रॉफिट्स की बेस पे बनेगा, और बाकी जो बचेगा एक्सेस उसको लेवी ट्रीट करना है, ठीक है, उसको रेवेन्यू टैक्स या लेवी ट्रीट करना है, ठीक है। इधर देखिए वर्ड जो है ना, बेसिकली मैं अल्टरनेट यूज़ कर रहा हूँ, तो आपने इनको समझ लेना है, मतलब कोई इनमें चेंज नहीं है, ठीक है। तो ठीक है, अब हम इसको समझ लेते हैं अप्रोच 2। अच्छा देखिए अप्रोच 2 सिंपल वही है। लेट्स सपोज मेरा ईयर 1 है, ठीक है, ईयर 1 में मेरा देखिए 4 लाख रुपए टैक्स बना है हायर ऑफ, और मैं अप्रोच 2 फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। तो अप्रोच 2 में क्या है कि आपने सबसे पहले इनकम टैक्स को प्रेफरेंस देनी है। वो कितना मेरा निकला हुआ है? देखिए 2 लाख, तो मैं डायरेक्ट अपने इनकम टैक्स में आऊँगा अप्रोच 2 में, तो देखिए इधर मैंने लिख दिया 2 लाख, ठीक है। तो 2 लाख मेरा इनकम टैक्स बन गया, लेकिन मेरा टैक्स तो टोटल तो
4 लाख बनता है ना, बाकी 2 लाख किधर शो करवाऊंगा, एक्सेस जो है। तो देखिए अप्रोच 2 पे लिखा हुआ है कि भाई एक्सेस जो होगा वो आपका रेवेन्यू टैक्स होगा, लेवी होगा। वो मैं देखिए इधर शो करवा दिया मैंने, 4 लाख माइनस 2 लाख। होपफुली आपको ये चीज़ भी समझ आई होगी, ठीक है। ये हमारे करंट टैक्स की चीज़ें होगी। ये आपने फिर उसी तरह आपने इधर आके फिल कर देनी है कि जो 2 लाख है उसको इधर शो करवा देना है लेवीज वाले को, बाकी इनकम टैक्स को इधर शो करवा देना है अपनी, और डेफर टैक्स को। इस केस में आपका डेफर टैक्स कैसे आएगा, सिंपल वही, ठीक है। आपको मैंने बताया हुआ है कि अप्रोच 2 में आपको इफेक्टिव रेट निकालने की ज़रूरत नहीं है डेफर टैक्स के लिए। इस केस में आपने सिंपल अपना जो है ना नोटिफाइड रेट ही यूज़ करना है, जो कि 40% है। ऊपर से मैंने लिया ये 40%, और इसको मैंने कहा कि आप बेशक इसको जूम करोगे 29% ही, ठीक है। तो ये आपका 40%, अगर आप इसमें निकालने भी गए ना ये वाला जो है इफेक्टिव रेट, तो देखें फिर भी वही आएगा 40% ही। मैंने इनकम टैक्स को डिवाइड कर दिया है किससे, टैक्सेबल प्रॉफिट से, तो मेरा इतना ही आया है 40%। तो इसमें इफेक्टिव रेट निकालने की ज़रूरत है नहीं, आप इसको नोटिफाइड रेट भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये 40% आ गया, तो इस केस में आपको पता है जब रेट आ गया है और मेरे पास टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस और डिडक्टेबल लग रहे हैं, तो मुझे हर हाल में मतलब डेफर टैक्स भी मेरा बनेगा, ठीक है। 80,000 जैसे बने इस केस में, 6 लाख के मेरे पास टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस थे, 4 लाख के डिडक्टेबल, नेट मेरे पास टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस बने। और आपको पता है कि टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस में हमेशा डेफर टैक्स लाइबिलिटी अराइज होती है। तो ये मेरी 80,000 आ गई, इसकी मैंने एंट्री, आपको पता है क्या करना है कि डेफर टैक्स फॉर द ईयर डेबिट, और जो है आपका डेफर टैक्स लाइबिलिटी क्रेडिट, ठीक है। ये एंट्री आपकी बनेगी बेसिकली आपने जब करना। होपफुली आपको चीज़ें समझ आ रही हैं इंशाल्लाह। इसी तरह देखें आप ईयर 2 में आ जाए, ईयर 2 में मेरा टैक्स कितना बना था, हायर ऑफ 4 लाख, ठीक है। मैं अप्रोच 2 फॉलो कर रहा हूँ। अप्रोच 2 में क्या है भाई, मैंने इनकम टैक्स को प्रेफरेंस देनी है, ठीक है। तो मेरा इनकम टैक्स क्या है, जो प्रॉफिट की बेस पे बना है वो कितना है, 3,60,000। तो मैं ठीक है सीधा इधर देखें आए मैं डायरेक्ट अपना इनकम टैक्स में 3,60,000 रुपये ले गया, लेकिन मेरा टैक्स तो बनता था 4 लाख। तो एक्सेस क्या है, 40,000, वो मैंने इधर देखें लेवी में शो करवा दिया कि भाई ये मेरा जो है ना लेवी का टैक्स है, 3,60,000, 4 लाख माइनस 3,60,000। इसी तरह अब आप आ जाएँ ईयर 3 में, और फिर मतलब ईयर 2 में जिसका डेफर टैक्स निकलेगा फिर वैसे ही, ठीक है, टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस और ये वो उस हिसाब से। अब आ जाए ईयर 3 में, अब देखिए ईयर 3 में मेरा टैक्स बनता है कितना, 4,80,000 जो टोटल टैक्स बनता है। मैं अप्रोच 2 फॉलो कर रहा हूँ। अप्रोच 2 में मैंने किसको प्रेफरेंस देनी है, मैंने इनकम टैक्स को प्रेफरेंस देनी है, और इनकम टैक्स मेरा कितना बना है, जो प्रॉफिट की बेस पे था वो 4 लाख बना था, ठीक है। सॉरी इतना बना था 4,80,000। अब देखिए मेरा 4,80,000 ही टोटल टैक्स है हायर ऑफ, और 480 ही मेरा इनकम टैक्स बन गया यूजिंग अप्रोच 2। तो देखिए मैंने इनकम टैक्स अपना 4,80,000 लिख दिया अप्रोच 2 में, और लेवी कितनी लिखूँ, ज़ीरो होगी भाई, 4,80,000 ही मेरा टैक्स बनता था, वो मैंने इनकम टैक्स में शो कर दिया है। लेवी के लिए तो कुछ बचा ही नहीं, एक्सेस तो कुछ बचा ही नहीं, वो ज़ीरो, ठीक है। इसी तरह इसका भी डेफर टैक्स आपने कैलकुलेट करना है, और वो नोटिफाइड रेट से ही, ठीक है। और ईयर 4 है, उसमें क्या है, अब देखिए ये थोड़ा सा ट्रिकी नहीं मतलब आखिरी है, तो मैं आपको इसको चाहूँगा कि हम इस पर थोड़ा टाइम लगाएं। 9,60,000 है, ठीक है। अब 9,60,000 मेरा हायर ऑफ टैक्स बने, मैंने अपना ई एक्सपेंस शो करवाना है टोटल। अब लेकिन इसकी बाइफर्केशन देने जाऊँगा तो मैंने देखना है कि मैं कौन सी अप्रोच फॉलो कर रहा हूँ। अप्रोच में फॉलो कर रहा हूँ लेट्स सपोज बी, क्योंकि अभी हम बी पढ़ रहे हैं, ठीक है। और बी में फिर मैंने देखना है कि बी में मैं क्या करता हूँ भाई, बी में तो मैं इनकम टैक्स जो कि टैक्सेबल प्रॉफिट की बेस पे आया हूँ उसको प्रेफरेंस देता हूँ। तो मैंने देखना है वो कितने बने इस दफ़ा, 9,60,000 बने, जो कि प्रॉफिट की बेस पे बने, और इतना ही मेरा टैक्स है। तो इस केस में क्या होगा, मेरी लेवी ज़ीरो हो जाएगी। देखें 9,60,000 मेरा इनकम टैक्स आ गया, और लेवी के लिए कुछ भी नहीं बचा क्योंकि एक्सेस ज़ीरो। तो फिर मेरा नोटिफाइड रेट के हिसाब उसके हिसाब से मैंने डेफर टैक्स निकाल लिया। तो ये देखिए मेरे डिडक्टेबल डिफरेंस थे जो 3 लाख के थे, टैक्सेबल 6 लाख के। तो नेट मेरे टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस आए 3 लाख के। रेट लगाया तो मेरे पास इसकी 40% का जो रेट लगाया तो मेरे पास 1,20,000 लाइबिलिटी है। ओपनिंग बैलेंस 80,000 है, 1,20,000 क्लोजिंग है, तो नेट डिफरेंस कितना है
40,000 का, ये मेरा डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस आ गया। क्योंकि आपको पता है कि जो डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी या एसेट्स के बैलेंस होते हैं ये एज ऑन बैलेंस होते हैं। ठीक है, हमने जब इनका मतलब चेंज लेनी है ना ओपनिंग बैलेंस से, तो वो हमारा डेफर्ड टैक्स फॉर द ईयर होता है। ये फॉर द ईयर जिसकी हमने एंट्री भी करनी है कि डेफर्ड टैक्स फॉर द ईयर डेबिट और डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी क्रेडिट। होपफुली आपको चीज़ें समझ आई होंगी इंशाल्लाह। मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने की। फिर भी आपको कोई क्यूरी हो, कोई पॉइंट हो, आपने मुझसे बिला तकल्लुफ़ कमेंट्स में पूछ लेना है, या मैं अपना नंबर शेयर करूँगा, आपने उधर मुझे मैसेज कर देना है। और अपने लेक्चर को रोक कर थोड़ा पॉज करके, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ बार बार कि ये थोड़ा ट्रिकी है। शायद मुझे भी पहली दफ़ा जब इसको देखा था तो दिक्कत हुई थी समझने में। ठीक है, कोई भी हो, जो पहली दफ़ा जब हम देखते हैं कोई भी चीज़ जो कि ना देखी हो, तो उसको मतलब रिटेन करने में, एक्सेप्ट करने में, दिमाग में बिठाने में थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन आप इंशाल्लाह आप इसको अपने हाथ से करेंगे जब, और समझ के करेंगे, तो ये कुछ भी नहीं, इसी पेज में इसकी पूरी गाइडेंस है, ये आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएगी। ठीक है, बाकी बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको चीज़ें समझ आई होंगी। ठीक है, बाकी जो इसकी रीस्टेटमेंट है वो भी मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया है। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा, जिसका इम्पैक्ट मटीरियल हो, इमटीरियल हो, तो वो रीस्टेट ना करे पिछले सालों को और कह दे कि भाई मेरी इतना इमटीरियल इम्पैक्ट्स हैं। और अगर जिसका मटीरियल है उसको रीस्टेट करना पड़ेगा, और रीस्टेटमेंट वैसे ही करनी है अपने रेट्रोस्पेक्टिवली जिस तरह आप करते हैं। और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा उस पर भी एक वीडियो बनाऊँगा आपके लिए, गाइडेंस के लिए, ताकि आपको इसको करने में कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। बाकी बहुत शुक्रिया आपका सुनने का, देखने का, चीज़ों को समझने का, टाइम लगाने का। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।